अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लोकल इंडस्ट्री के बारे में बात की तो बहुत सारे दोस्तों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने तनकीद करते हुए यह बात की कि आप इन तमाम इंडस्ट्री वालों के एजेंट लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं किसी भी ऑटो असेंबलर या किसी इंडस्ट्री का एजेंट नहीं हूं और ना ही मैं कोई इतना बड़ा ब्रांड हूं कि कोई कंपनी मुझे अपना एजेंट रख लेगी। तो जहां तक बात है आपकी तनकीद की, आपकी तनकीद बिल्कुल जायज है और आप जो इन लोकल असेंबलर्स को बुरा भला कहते हैं उसमें बिल्कुल वजन है। उसकी ये रीजन है, जो भी गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में पेश की जाती है ना तो उस गाड़ी की क्वालिटी इंटरनेशनल मयार के मुताबिक होती है और ना ही उसके अंदर जो फीचर्स दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल मयार के मुताबिक होते हैं और उसकी प्राइस भी ज्यादा रखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है और किसी भी मुल्क के अंदर गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि वहां पर कानून को बनाती भी है और उनको नाफिज भी करती है। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी लोकल ऑटो असेंबलर्स हैं ये कोई तकरीबन पिछले 27 या 30 साल से पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने आज तक इतनी कैपेबिलिटी उनमें नहीं है कि वो एक मुकम्मल गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकें। जबकि जब ये कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में आती हैं तो इनका मुआहिदा ये होता है कि इन्होंने पहले 3 साल के अंदर तकरीबन 30% और अगले जो 5 साल हैं उन्होंने तकरीबन 60 या 70% के करीब असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है उसको लोकल मार्केट में ट्रांसफर करना होता है। लेकिन आपको आज के दौर तक किसी भी कंपनी में ये चीज नजर नहीं आएगी। उसके अलावा गाड़ियों की क्वालिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उनकी प्राइसेस उससे भी बड़ा सवालिया निशान। तो अगर हम शुरू से शुरू कर लेते हैं कि एक गाड़ी जब बनती है तो उसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होने चाहिए और वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सबसे पहले तो देखें कि क्रैश टेस्ट के बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो कि क्रैश टेस्ट को कर सके और आपके मुल्क के अंदर जो भी गाड़ियां बन रही हैं उनकी सेफ्टी का कोई स्टैंडर्ड तय हो। वहीं पर इन गाड़ियों के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जिनमें से एयर बैग्स या एबीएस वगैरह जैसे फीचर्स हैं उनके लिहाज से भी कोई कानून मौजूद नहीं है। सो हर मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से एक गाड़ी बनाता है और उसको पाकिस्तानी मार्केट में पहुंचा देता है। फिर आगे हम बात करते हैं, ना ही मॉडल अपग्रेड पर कोई पॉलिसी है, ना ही गाड़ियों के वक्त पर फेसलिफ्ट के बारे में और गाड़ियों की सालाना एक फिटनेस टेस्ट होता है उस बारे में ही पाकिस्तान में कोई कानून है कि जिसके मुताबिक इन तमाम तर गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जहां पर सबसे बड़ा किरदार है वो हुकूमत का होता है। कहाँ हैं वो हमारे अदारे जिनको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं या हमारा जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस तरह की चीजें हुकूमत के इन अदारों के तहत आती हैं। सो जब तक हुकूमत इन ऑटो असेंबलर को शिकंजा टाइट नहीं करेगी इनकी तबीयत साफ नहीं होगी। वहीं पर प्राइस कंट्रोल के लिहाज से जब हम गवर्नमेंट को ये बात कही जाती है कि लोकल असेंबलर्स हैं ये अपनी मर्जी से गाड़ियों की प्राइसेस को बढ़ा लेते हैं तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन ये कहते हैं कि चूंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर है तो हम इनकी प्राइसेस को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। और यकीन कीजिए ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, दुनिया के आप किसी भी खित्ते में चले जाएं वहां पर गवर्नमेंट किसी भी प्राइस को रेगुलेट करती है और फिर उनको इन्फोर्स करती है कि वो इस प्राइसेस को मेंटेन करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जहां पर भी जिस भी सेक्टर में आज आपको फुकदान नजर आ रहा है, जहां पर आपको माफिया है उसकी मनमानियां नजर आ रही हैं, वहां पर आपको एक चीज नजर आएगी वो है कीमतों का डीरेगुलेट होना। तो ये चीजें जो हैं ये हुकूमत के जिम्मे में आती हैं और हुकूमत को ये देखना चाहिए कि अगर एक ऑटो असेंबलर डॉलर बढ़ने की सूरत में या डेप्रिसिएशन की सूरत में गाड़ी की प्राइस को बढ़ा रहा है तो जब उस डॉलर की प्राइस कम होती है गाड़ियों की प्राइसेस भी उस लिहाज से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां जिनको हम तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और ये कहते हैं कि ये फजूल गाड़ियां हैं और पाकिस्तान में इन गाड़ियों पर पाबंदी होनी चाहिए। हमारा कहां तक किरदार है उन गाड़ियों को कामयाब करने में? अब देखिए, सुजुकी मेहरान जो कि 30 साल तक एक ही डिजाइन एक ही टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान में फरोख्त होती रही और हमने उस गाड़ी को कामयाब करने में कोई कसर उठा नहीं रखी और वो गाड़ी कैश के तौर पर पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद रही। अगर हम उस गाड़ी का बाइकआउट करते और हम कहते कि हमने इस गाड़ी को नहीं खरीदना तो कंपनी मजबूरन उस गाड़ी को बंद कर देती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उस गाड़ी को खरीदा, भरपूर खरीदा और रिकॉर्ड तोड़ खरीदा। इसी तरह से जब सुजुकी ने उस गाड़ी को बंद किया और आल्टो को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया तो जो आल्टो की औसत सेल है वो सुजुकी मेहरान का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सो हमें अपने आप को बदलने की भी जरूरत है।
वहीं पर आप देखें कि जितने भी ऑटो असेंबलर्स, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके रवाबत हैं गवर्नमेंट के साथ, और ये गवर्नमेंट से अपनी मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ कवानीन भी पास करवाते हैं और जो रियायतें हैं वो भी लेते हैं। अब देखिए, पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने 4x4 हाइलक्स गाड़ियां खरीदी। अब चूंकि सिंध गवर्नमेंट को पता था, या इन ऑटो असेंबलर्स को पता था कि आने वाले वक्तों में इनके ऊपर ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी, सो उन्होंने वक्त से पहले ही ये गाड़ियां खरीद ली और गवर्नमेंट ने आने वाले बजट में उन पर तकरीबन 7.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी। तो ये वो चीजें हैं कि जो इन कंपनीज और हुकूमत के दरमियान में गठजोड़ है, और जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटेगा उस वक्त तक आपकी इंडस्ट्री बेहतर नहीं हो सकती, आपको कम कीमत पर गाड़ियां नहीं मिल सकती। उसके बाद अगर आप देखें तो हुकूमती किरदार की जो एक शक्ल आपको नजर आती है वो है मोटरसाइकिल की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई उसकी शक्ल में। मुशर्रफ दौर में जब ये तमाम तर इंडस्ट्री या चाइनीज बाइक इंडस्ट्री पाकिस्तानी मार्केट में आई तो उस वजह से होंडा की जो प्राइसेस थी वो कम रही, और आज आपको जो CD70 है वो तकरीबन 75,000 रुपए में मिल रही है। और अगर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में ना आती तो शायद आप ये होंडा CD खरीदने के भी काबिल ना होते। तो देखिए, ये वो किरदार होते हैं जो कि हुकूमत की तरफ से होते हैं, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यही काम है कि वो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी चीजें हैं उनको देखे और उनके दरमियान में एक तवाज़ुन पैदा करे। फिर दोस्तों, अब देखें कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से इस मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से गाड़ियों की जो सेल है वो मुसलसल इफेक्ट हुई है, जिससे गाड़ियां फरोख्त नहीं हो रही पेंडेमिक की वजह से, और इससे पहले भी जो टैक्सेस वगैरह लगे उस वजह से गाड़ियों की सेल जो है वो काफी इफेक्ट हुई। अब जितने भी कस्टमर हैं, अगर ये एका कर लें और ये इस बात पर अहद कर लें कि हमने उस वक्त तक ये गाड़ियां नहीं खरीदनी जब तक हुकूमत इंपोर्ट को नहीं खोलती, तो उस वक्त तक आप गाड़ियों की खरीद को कम कर दें। हुकूमत को मजबूरन गाड़ियों की इंपोर्ट को खोलना पड़ेगा, और एक बेवकूफ हुकूमत है कि जहां पर आप एक गाड़ी के ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए ड्यूटी ले रहे हैं और आपने इंपोर्ट बंद करके अपनी वो ड्यूटी भी खत्म कर दी। और दूसरा ये कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक इस तरह की पॉलिसी दे जिससे जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको खत्म किया जा सके, और दूसरा जितना भी डॉलर या सरमाया जो है वो बाहर जाए गाड़ियां खरीदने की सूरत में, तो वो एक जायज तरीके से बाहर जाए। और खुदारा हुकूमत को ये चाहिए कि वो इन गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे ताकि लोगों के पास बेहतर क्वालिटी की गाड़ियां आ सके, और जितने भी ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं इनको शिकंजा टाइट करे इनके गिर्द, ताकि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लूटा है ये कुछ पाकिस्तानी अवाम के